बुंदेलखंड में विकास की आज हम बात कर रहे हैं और अभी हम चर्चा जब अपने यहाँ के सहयोगियों से कर रहे थे तो देख रहे हैं कि बीजेपी को झोली भर भर के मिला है यहाँ की जनता का प्यार। तो कैसे देख रहे हैं सर, यहाँ का विकास कहाँ तक आगे पहुंच पाया है? क्योंकि कई सारे मुद्दे बुंदेलखंड में खास तौर पर जल संकट को लेकर उठा करते थे। आज बुंदेलखंड कहाँ पर खड़ा है, झांसी कहाँ पर खड़ा हुआ है, आज जालौन कहाँ पर खड़ा हुआ है? आज बुंदेलखंड अगर अपन ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो दो बहुत बड़ी समस्याओं से हमेशा से झूलता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे वहाँ जो मुद्दा है वो जल का है, क्योंकि जल के अभाव से बुंदेलखंड जल रहा था। बुंदेलखंड के न हमारे किसान भाई, न लोगों को नौकरियां मिलती थी और जल के अभाव से खेती कम होती थी तो पलायन ज़्यादा होता था। और इतनी सारी सरकारें आई तो बुंदेलखंड का आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से खाली 4 सांसद हैं और 19 विधायक हैं। तो हमारी बात, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी समस्याएं हैं, वो अक्सर सरकारों सुनती नहीं थी। पर मोदी जी का जो इस क्षेत्र से लगाव रहा है और आदरणीय योगी जी का जो इस क्षेत्र से दिल से लगाव है, उसकी वजह से पिछले जो 10 सालों में विकास की एक लहर बही है। उसको देखते हुए बुंदेलखंड में बहुत तरक्कियां हुई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अटल जी का सपना होता था, किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं हुई थी इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ लगाने के लिए। 42,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट, अब मेरे को बताया गया कि 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केन और बेतवा नदियों के रिवर लिंक के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। पैसे आवंटित हो चुके हैं, डीपीआर बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। और मैं कल ही आदरणीय CR पाटिल जल शक्ति मंत्री के साथ शाम को बैठा था इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि अगर हम बुंदेलखंड में जल ले आएंगे तो पलायन खत्म हो जाएगा। एक हमारी बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। मेरे वहाँ गांव के गांव खाली हो जाते हैं, खाली वृद्ध माता पिता रह जाते हैं, मेरे युवा हमको छोड़ के चले जाते हैं। हमारा बुढ़ापे का सहारा जब चले जाता है तो आप सोचिए एक मित माता पिता पे क्या गुजरती है। तो उसको बदल देना है और उसको बदलने के लिए जल सबसे जरूरी है। दूसरा है रोजगार के मौके। तो रोजगार के मौके के लिए भी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 40 साल हो गए होंगे नोएडा को बने हुए, जब से नोएडा स्थापित हुआ कोई नया शहर नहीं बना। पहली बार हम झांसी में बीडा को लेके आ रहे हैं, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 36,000 एकड़ से हम लोगों ने उसकी कल्पना की थी, पर ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है। शुरुआत 36 से की थी, अब 56,000 एकड़ पे बना रहे हैं। और ये आप सोचिए 56,000 एकड़ पे एक नया नोएडा को स्थापित करने जा रहे हैं। और ये एक औद्योगिक केंद्र ही नहीं है, ये सिर्फ औद्योगिक केंद्र ही नहीं है, नोएडा जैसा, इनफैक्ट उससे भी अच्छा, क्योंकि हम सिंगापुर से टीम्स लेके आए हैं। ये 56,000 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया है। मल्टी मॉडल हब की मैंने अभी कल्पना करी है, जो मैं सरकार के सामने प्रस्तुत करके आया हूँ। आशा करता हूँ मिल जाएगी। मल्टी मॉडल हब का मतलब हो गया कि हमारे पास एयरपोर्ट, रेलवे की साइडिंग, ड्राई पोर्ट और रोड्स का नेटवर्क सबको क्रिएट साथ में, एक साथ एक विजन में बनाते हुए करेंगे। तो वहां पर उद्योग अपने आप ही आएगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बुंदेलखंड में बहुत संभावना है टूरिज्म की। हमारे पास राजस्थान से ज्यादा पुराने किले और ज्यादा सुंदर किले। मौका मिलना चाहिए लोगों को ऐसी चीजों को स्थापित करने के लिए। वहां पे हम एक
हॉस्पिटैलिटी के अलावा झांसी बहुत प्रसिद्ध है अपने हॉस्पिटल्स की वजह से, तो उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगले महीने में एक नया 500 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर कर देंगे। मेरे कार्यकाल में ललितपुर में 80 में ललितपुर बन गया था झांसी से अलग होकर, 82 में वहाँ नया मेडिकल कॉलेज बन गया। 100 मेरे स्टूडेंट्स आ गए, नया 300 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है। और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में सर्विस सेक्टर, रेजिडेंशियल सेक्टर, एक नई यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पलायन क्यों होता है? पलायन तब होता है जब बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती या बच्चों को आप स्किल नहीं देते। तो हम एक स्किल यूनिवर्सिटी भी लेके आ रहे हैं, और ऐसी वैसी नहीं लेके आ रहे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की लेके आएंगे। तो ये 56,000 करोड़ में, आप 56,000 एकड़ में आप सोचिए कितना निवेश होगा। मैं कुछ ही एक साल पहले 60,000 करोड़ों के निवेश के हम MOUs झांसी में साइन कर चुके हैं, पर वो कहानी वहां नहीं खत्म होती। मोदी की सरकार सोच बड़ी है, 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का हम लोग पूरी के पूरी प्रयासरत हैं। क्योंकि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली, अब हम सबको मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना है। इस देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। 20% हिस्सा हमको उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए। उत्तर प्रदेश को हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए यूपी को 36 लाख करोड़ के इन्वेस्टर समिट में, आपको पता ही होगा, MOU साइन हुए थे। मैं तो सिर्फ 10% मांग रहा हूं उसका, 4 लाख करोड़। इसके अलावा एयरच जालौन में ही, बगल में ही एयरच में बुंदेलखंड झांसी में लगता है, डिफेंस कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं। 36 इंडस्ट्रीज ने तकरीबन वहां पर जमीन ले ली है, MOU साइन हो गए हैं। 12,000 करोड़ का उसमें भी निवेश होगा। मैं परसों फिर आऊंगा एयरच, वहां पर एक और हम उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो ये सोचते जाइए कितनी चीजें हो रही है। ललितपुर, कोई सोचता नहीं था ललितपुर के बारे में। लोग कहते थे ललितपुर उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है। सर, उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर नहीं है ललितपुर, उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश ललितपुर से शुरू होता है, और उसको प्रथम जिला बनाने के लिए आज मेरे ख्याल से हम नंबर 2 पे हैं गेहूं के उत्पाद के लिए। ललितपुर जैसी जगह जहां कोई जाने को तैयार नहीं होता था, वहां पे एयरपोर्ट का काम मैंने शुरुआत करवा दी। ललितपुर में जहां कोई रेलवे पे रुकता नहीं था, वहां नया रेलवे स्टेशन बनवाने की शुरुआत करवा दी। जहां मेडिकल के नाम से कुछ नहीं था, मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कर दिया, चालू भी करा दिया 300 बेड का। उसके अलावा पूरे उत्तर भारत का पहला बल ड्रग पार्क, हिंदुस्तान, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हम दुनिया की फार्मेसी, हम पूरी दुनिया को दवाइयां बेचते हैं। और जब दुनिया को हम दवाइयां बेचते हैं तो हमारे पास API कहते हैं उसको, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API बनाने के लिए हम चाइना से माल खरीदते हैं। तो अब API भी हम ललितपुर में बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश का पहला बल ड्रग पार्क, पूरे उत्तर भारत का पहला बल ड्रग पार्क 1600 एकड़ में शुरुआत हमने ललितपुर से करवा दी। तो बहुत विकास हो रहा है। आपने हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है, मेरे पहले ही सवाल में। और हमें खुशी हुई ये जानकर कि हर एक सेक्टर को आपने छुआ और उस पर काम आप कर रहे हैं, ये इससे पता लगता भी है। क्या जिसका आप जिक्र कर रहे थे, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये एक सेतु का काम करेगी विकास के लिए, और हर घर नल, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपकी सरकार का। देखिए, इतने साल इस देश की आजादी को हो गए, और कितना दुर्भाग्य है कि हम अपने लोगों को स्वच्छ जल नहीं दे पाए।
इतने सालों तक किसी सरकार में हिम्मत ही नहीं होती थी, कोई सरकार ये करना भी नहीं चाहती थी, लोगों को अपने आप पे छोड़ दिया था। भूजल निकाल लो, पंप लगा लो, पी लो, उसकी रिचार्जिंग के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। स्तर घटता गया इसीलिए धीरे धीरे। अब आप सोचिए, केन और बेतवा, इन दो नदियों को जोड़ना जरूरी क्यों है? बुंदेलखंड का जितना इलाका है पथरीला है, तो जो पानी हमारे वहां बरसता है वो जमीन के अंदर नहीं जाता, वो रन ऑफ कहते हैं उसको। तो मेरी नदियों का जो बुंदेलखंड का रन ऑफ है वो तकरीबन 78% है, तो पानी चले जाता है यमुना जी में, यमुना जी के माध्यम से गंगा जी में, गंगा जी से हिंद महासागर में। अब इस पानी को अगर सदुपयोग करना है तो हमको रोकना पड़ेगा। तो ललितपुर में आज 13-14 डैम्स, बड़े ताल बन चुके हैं। यहाँ एरिच में बड़ा डैम का निर्माण शुरू था, सापा का काल था तो बड़े घपले हुए, तो उस पर इंक्वायरी हो गई, वो इंक्वायरी जाके खत्म हुई है, तो आशा करता हूं कि उसका कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। पर केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का ही काम नहीं है कि आपने एक डैम बनाया डोडन पर, एक कनाल निकाली और बेतवा जी को जोड़ दिया। ये साहब चंदेला और बुंदेला के राज्य की बुंदेलखंड, 6000 यहाँ पे बावड़ियां और ताल बुंदेलखंड में बनाए थे पूर्व जमाने में, हजारों साल पहले। इन सब को हमको जोड़ने का काम करना है। मैं उसकी डीपीआर को खोल के बैठा था, अभी आदरणीय हमारे जल शक्ति मंत्री जी स्वतंत्र देव जी भी अभी थे आपके साथ। मैं अभी भी भाई साहब से बात करने गया था कि एक टहरौली करके एक मेरे वहाँ क्षेत्र है, टहरौली में मेरे वहाँ 53 गांव हैं जहाँ पे आज तक पानी नहीं पहुँचा। तो हम लोगों ने उसमें से भी ये जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास 55 MCM है, मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, तो उस 55 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को अगर हम 35 मिलियन पारीछा से जोड़ दें, बेतवा जी में जो पानी आएगा केन का, उसको वहाँ से लिफ्ट कनाल के इरिगेशन के माध्यम से कर देंगे, तो पहली बार उन 55 गांव में पानी पहुँचेगा। इसको तो मैंने संसद में भी रखा है, 2-3 बार इस मुद्दे पे चर्चा करी है। आज माननीय मंत्री जी का बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला है, बोले डीपीआर बनवा भिजवा, करवाएंगे। तो ये सरकार ऐसी है, यहाँ पे अगर जनहित की आप कोई भी बात रखते हैं तो मुझको आज तक ना नहीं सुनने को मिला। अच्छा, आपको ऐसा लगता है सर कि अभी तक जो एक बड़ा जल संकट, एक सूखे का संकट बना हुआ था, इसी की वजह से औद्योगिक विकास यहाँ का नहीं हो पाया, किसानों को भी परेशानी हुई, पलायन का एक बड़ा मुद्दा हो गया, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा हो गया, ये एक जल संकट और इतनी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई थी। ये सब चीजें समस्या देखिए, जब किसान खेती नहीं कर पाता, छोटे छोटे खेत हो जाते हैं 1-1.5 एकड़ का, और उसका उत्पाद राष्ट्रीय एवरेज से 25% कम हो, तो इंडस्ट्री कभी आएगी नहीं, लोकल किसान के पास कभी पैसा बेचारे के पास होगा नहीं, तो अपने आप ही पलायन होगा, दूसरी जगह जाएंगे। और परिवार बढ़ता है, परिवार जब बढ़ता है तो जमीन और छोटी होती चली जाती है, हर भाई के हिस्से थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाते हैं। तो इन चीजों को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। मैं इसका एक और उचित उदाहरण देता हूं आपको। बुंदेलखंड में लोग अक्सर बात करते हैं हमारे वहां कि साहब अन्ना जानवर छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कोई आदमी अपनी गाय को नहीं छोड़ना चाहता, पर जब बुंदेलखंड में हमारी गाय 1 या 1.5 लीटर दूध औसताना देती है और उचित दाम नहीं मिलता, तो आदमी कोई गाय को घर पे रखेगा नहीं। तो उसके लिए भी समस्या है, समस्या है तो समाधान भी होगा। समाधान हमने जोड़ा, हमने एक बलेनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया, FPO, जिसमें सिर्फ बुंदेलखंड की महिलाओं को जोड़ने का काम किया। आज 83,000 महिलाएं उससे जुड़ी हैं। 3.5 लाख लीटर दिन का दूध हम बलेनी में कलेक्ट करते हैं।
1.5 लाख, और मैं पूरे बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ झांसी तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं ऐसी चीजों को। 1.5 लाख महिलाओं को हम जोड़ेंगे, 10 लाख लीटर दूध का रोज का उत्पाद करेंगे। दिल्ली के लोग कभी कभी हैरानी रहते हैं कि आज मैं 3.5 लाख लीटर दूध झांसी से दिल्ली मदर डेयरी को भेजता हूं। अब मैं मदर डेयरी को ही झांसी ले आऊंगा। और अभी मंत्री जी आए थे मेरे साथ कार्यक्रम करने, तो मंत्री जी आश्वासन दे के गए हैं कि मदर डेयरी की स्थापना झांसी में होगी। मदर डेयरी की आइसक्रीम हो, चाहे घी हो, चाहे मट्ठा हो, हम झांसी में ही बनाएंगे और दिल्ली वालों को झांसी की आइसक्रीम खिलाएंगे। तो ये चीजें बदल सकती, पर सरकार ऐसी चाहिए जिसके पास नीति स्पष्ट हो और नीयत अच्छी। यहाँ पर खनिज का सोर्स अच्छा है, इसका दुरुपयोग ना हो, इसमें पारदर्शिता बनी रहे, इसको लेकर क्या कोशिशें हुई हैं? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार में एक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, उसको कहते हैं जैम। जैम का मतलब होता है हिंदी में JAM, जैसे जन आधार अकाउंट, आ से आधार और M से मोबाइल, हमने तीनों को लिंक कर दिया। तो आज प्रधानमंत्री की कोई भी योजना हो और किसी भी योजना का हमको डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, आखिरी छोर पे खड़े इंसान को वो बेनिफिट देना है, तो ये पैसा उसके सीधे खाते में पहुंचता है। वहां मोदी जी बटन दबाते हैं और आपके खाते में क्रेडिट होता है। तो कितनी बड़ी बात है। राहुल गांधी जी के पिताजी का आप याद होंगे, राजीव अभी गांधी जिक्र जी। विधायक जी कर रहे थे आपसे पहले, तो मैं भी राजीव गांधी जी को भी याद कर लेता हूं। चलिए, राजीव गांधी जी ने एक बार सदन में, हिंदुस्तान के संसद के अंदर बोला था कि 1 रुपए में भेजता हूं तो 85 पैसे मारे जाते हैं, 15 पैसे की डिलीवरी है। सर, मेरे जब मोदी जी बटन दबाते हैं ना 1 रुपए का, तो 99 पैसे नहीं, पूरे 1 रुपए पहुंचते हैं। ये अंतर है साहब, ये होती है नियत। अच्छा, एक आखिर में एक और मैं सवाल स्थानीय यहाँ के विकास से जुड़ा हुआ ही आपसे पूछ रहा हूँ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कुछ स्थानीय लाभ मिल रहा है सर? मिला? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेसवे है, ये बुंदेलखंड को पिरो देता है। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और इसको लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप और राजनीति भी आपके और विपक्ष के बीच में होती है। अखिलेश यादव अक्सर एक्सप्रेसवेज को लेकर बात करते हैं। अब उनको आलोचना करने का शौक है। कुछ लोगों को विजन नहीं होता, आगे की सोच नहीं होती, तो वो आलोचना करने लगते। लेकिन अखिलेश जी मैं कई बार सर इस बात को भी वो कहते हैं कि साहब हम बेस बनाकर गए और आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कई बार कहते हैं वो इस बयान। अखिलेश जी ने एक बड़ी मुश्किल से आधा हाईवे करने की कोशिश करी थी ना, वो कंप्लीशन पे था। मैं झांसी का एक किस्सा दे देता हूं, चलिए। अखिलेश जी मेरे वहां झांसी का एक सीपरी करके एक पुल था, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज। कितने साल लगे होंगे आप सोच लीजिए उस फ्लाईओवर को बनने में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल मजाक बना के रख दिया था झांसी के अंदर आपने। मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, उसके अंदर 1 साल के अंदर मैंने उस फ्लाईओवर को तैयार करवा दिया। क्योंकि मोदी जी कहते हैं जिस चीज का तुम भूमि पूजन करोगे उसका उद्घाटन भी जाके खुद करोगे। तो ये होती है नियत साहब। हमने अभी एक और बनाया, 24 महीने के अंदर नया ब्रांड न्यू फ्लाईओवर झांसी में बन गए। तो इनको तो आलोचना करने की आदत है। इनके वहां प्रोजेक्ट्स क्या बनते थे सर? इस पर एक और सवाल है मेरा, चूंकि आपने कहा कि जिसका भूमि पूजन करना है
उसका उद्घाटन भी करना है। तो इस पर भी आपका विपक्ष क्या कहता है कि साहब जल्दबाजी में बहुत रहती है आपकी सरकार, जल्दबाजी में उद्घाटन करा दीजिए बस। सर, हिंदुस्तान को अगर प्रगति देनी है तो ये 3-4% की इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होने वाला साहब। हमको 8% ग्रोथ चाहिए। अगर इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जो हम सब ने प्रण लिया है, तो ये इनकी स्पीड से नहीं चलेंगे। हम पूरे देश को साथ लेके चलेंगे। ये तो एक परिवार के लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते, हम पूरे देश को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी, आपने हर एक सेक्टर पर खुलकर बात की। जोरदार तालियां यहाँ के सांसद महोदय के लिए। हर एक सेक्टर पर बात भी की है, उसका रोड मैप भी बताया है, संभावनाएं क्या है वो उस पर भी बात की, और ये भी बताया कि कैसे उन संभावनाओं को पूरा किया जा सकता है, उनको उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो आम जनता के बीच में इस वक्त आ रही हैं। तो हम बुंदेलखंड के इस मंच से आगे भी आपकी आवाज बनते रहेंगे।